नमस्कार विद्यार्थियों। सेंट पॉल हाई स्कूल की 8वीं कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का मैं अर्चना मिस एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कविता पढ़ा था, कविता का अर्थ बताया गया था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इस बार हम दूसरी पाठ पढ़ेंगे। उस पाठ का नाम है वारिस कौन। वारिस कौन यह एक कहानी है जिसकी लेखिका है विभा रानी। तो आइए हम सबसे पहले विभा रानी का परिचय पढ़ते हैं, उसके बाद फिर पाठ का वाचन करते हैं। विभा रानी परिचय। जन्म 1959 ईस्वी में मधुबनी बिहार में उनका जन्म हुआ है। उनका परिचय। बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका हैं। वो राष्ट्रीय स्तर की वो लेखिका हैं। आपने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। आप समकालीन फिल्म, महिला व बाल विषयों पर लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम कर रही हैं। प्रमुख कृतियां चल खुसरो घर अपने, मिथिला की लोक कथाएं, गोनू झा के किस्से, ये सब उनके अपने कहानी संग्रह हैं। अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, ये कहानी आपको टीवी पर भी नाट्य रूप में प्रस्तुत किया जा चुका है। यह एक नाटक है। समरथ कैन द्विभाषी का अर्थ होता है दो भाषाओं में, हिंदी एवं अंग्रेजी का अनुवाद है यहाँ पर। बिल टेलर की डायरी, ये उनकी सब अपनी कृतियां हैं। अब कुछ गद्य संबंधी बातें लेखिका ने जो बताई हैं वह देखते हैं। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी के माध्यम से विभा रानी जी का कहना है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। जो ऐसा करता है वह जीवन में सफल होता है। तो अभी हमने विभा रानी के जीवन परिचय लिया। विभा रानी एक लेखिका, नाटिका, गीत नाट्य, यहाँ तक कि उन्होंने स्टेज शो वगैरह भी किए हैं, फिल्मों के लिए भी कहानी लिखी हैं। तो बहुआयामी प्रतिभा की धनी थी। ये हमने अभी पढ़ा। अब हम अपने पाठ का वाचन करेंगे। वारिस कौन। सबसे पहले हम वारिस शब्द का अर्थ जानते हैं। वारिस शब्द का अर्थ होता है उत्तराधिकारी। जो हमारी जायदाद, जो हमारी संपत्ति होती है, आगे चल के जो उसकी देखभाल करता है, उसे हम कहते हैं वारिस, उत्तराधिकारी। ठीक है। तो आइए हम अपने कहानी का वाचन करते हैं कि इस कहानी में किस तरह से राजा अपने लिए एक वारिस का चुनाव करते हैं। पाठ 2। वारिस कौन। एक राजा था, उसके 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसे हो वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या? और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। संदूकची, यहाँ संदूकची का अर्थ है बक्सा।
एक बड़े बक्से में उसे डाल देती है। सोचा 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। अब आई तीसरी की बारी। तीसरी बहन सोचती रही कि इसका क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी। शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवाकर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे, जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहेज कर रख देने की सोची, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जमीन में वे दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। तो अभी हम लोगों ने पाठ का वाचन किया, आधा ही वाचन किया है। अब इतना जो हम लोगों ने 2-3 परिच्छेद का वाचन किया, अब हम उसका अर्थ समझते हैं, उसमें क्या बताना चाह रहे हैं राजा। ठीक है, तो हमने पढ़ाई कि एक राजा था और उसकी 4 बेटियां थी, लेकिन चारों बेटियों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है? राजा के पास बेटा तो था नहीं कि चलो बेटियों का विवाह रचा दिया जाएगा और उसके बाद बेटा है तो वो मेरा वारिस बनेगा, आगे का राजपाट संभालेगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। तो राजा को अपना वारिस उन चारों बेटियों में से ही किसी न किसी को बनाना था, पर कैसे बनाया जाए? एक को बनाएंगे तो दूसरी नाराज हो जाएगी। इसीलिए राजा ने बुद्धिमानी से काम लिया और उन्होंने विचार किया कि मैं अपने चारों बेटियों की परीक्षा लूंगा। उस परीक्षा में जो सफल होगा वही मेरा वारिस होगा, वही मेरे राजपाट को संभाल सकेगा। और राजा उनकी परीक्षा लेने के लिए अपनी चारों बेटियों को अपने पास बुलाते हैं और उन्हें गेहूं के 100-100 दाने देते हैं। अब दानों को लेकर के क्या किया जाएगा? चारों बेटियां आपस में विचार करने लगती हैं। अब पिताजी दिए हैं तो अब किसी कारणवश दिए होंगे। अब पिताजी ने यह भी बात कही गेहूं के 100 दाने देने के बाद कि 5 साल बाद ये गेहूं के 100 दाने मुझे फिर से वापस चाहिए। अब जब उन्होंने ऐसा कहा तो चारों बहनें गेहूं के वो 100-100 दाने लेकर के अपने कमरे में लौट आई। अब वो गेहूं के दाने क्या किए जाए? पहली बहन सोचती है कि 5 साल बाद क्या पिताजी को याद होगा कि मैंने अपनी बेटियों को 100-100 दाने दिए? वो तो भूल जाएंगे। लेकिन अगर उन्हें याद भी रहा यह बात तो मुझे कोई उसकी परवाह नहीं। हमारे पास तो कितना सारा गेहूं का भंडार है, अनाजों का भंडार है। तो मैं भंडार घर क्या होता है? जहां पर ढेर सारे अनाज रखे जाते हैं, उनका संग्रह किया जाता है, उसी को हम भंडार गृह कहते हैं। तो मैं भंडार गृह से ला करके 100 दाने दे दूंगी राजा को, वो यह सोचती है। अब दूसरी बहन सोचती है पिताजी ने इतने प्यार से 100 दाने दिए हैं तो जरूर कोई कारण होगा। ऊपर से 5 साल बाद उन्होंने कहा है कि इन दानों को मैं वापस लूंगा। तो वह क्या करती है, एक मखमल का कपड़ा लेती है और उन 100 दानों को उसके अंदर डाल करके बड़ा ही संभाल करके एक डिब्बी में रखती है और उस डिब्बी को एक संदूकची में बड़े बक्से में संभाल कर रख देती है। अब बारी आई तीसरी बहन की। तीसरी बहन सोच ही रही थी कि इसका मैं क्या करूं, पर वह कुछ विचार नहीं कर पा रही थी कि इन दानों का किया क्या जाए। लेकिन यह वो मानती थी कि पिताजी ने अगर 100 दाने दिए हैं तो जरूर इसके पीछे उनका कोई लक्ष्य होगा, कोई उद्देश्य होगा, उनका कोई कारण जरूर होगा। पर वह केवल विचार करती रही। अब
चौथी बहन सबसे छोटी, घर में जो सबसे छोटा होता है वो सबसे लाडला होता है, सबसे शरारती होता है, कुछ वैसी ही वह छोटी राजकुमारी थी। उसे गेहूं के भुने दाने खाना बड़ा पसंद था। अब वह 100 दाने जो गेहूं के राजा ने उसे दिए थे संभाल कर रखने के लिए, उनको वो भुनवा करके खा डाली। बोली जब पिताजी मांगेंगे तब देखा जाएगा, दे दूंगी। उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी, उसे केवल खेलना, कूदना, घूमना फिरना, खाना पीना यही पसंद था। पर तीसरी राजकुमारी जो अभी तक विचार विमर्श में थी कि इन गेहूं के दानों का क्या किया जाए, और पिताजी भी किसी कारणवश ही दिए होंगे, उसने उन गेहूं के दानों को बड़े ध्यान से देखा और उसके कमरे के पास जो खिड़की थी कमरे में, उसके बाहर जो जगह थी, उन 100 दानों को वहां फेंक दिया। अब जब 100 दानों को वहां पर उसने फेंक दिया, तब कुछ समय बाद वहां पर उन गेहूं के दानों के पौधे उगे और 100 दानों से वहां हजारों लाखों दाने हो गए। फिर से उन सारे दानों को तीसरी राजकुमारी इकट्ठा करके फिर से उन्हें खेतों में बोने के लिए दे देती है। तो आज इस वीडियो में हम यह कहानी यहीं तक पढ़ेंगे। इसके आगे फिर क्या होता है यह हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि इसके बाद राजा किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं, और चारों राजकुमारियां जब लेकर आती हैं 100 गेहूं के दाने वापस मांगा जाता है तो क्या होता है, वे क्या करती हैं, वो सारी चीजें हम अपने दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे। यह कहानी यहीं पे हम रुकते हैं। धन्यवाद।